4 फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बात अपनी रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और जवाहरलाल नेहरू के संबंधों पर बात की और एक किताब का जिक्र किया। कल से वो किताब खूब चर्चा में है और अभी तक आपने उस किताब पे जो छोटी छोटी जानकारी है अलग अलग जगहों पर वो आपने पढ़ी होगी। हमारे किताब वाला शो के प्रोड्यूसर दीपक माने नहीं पूरी किताब पढ़ी उन्होंने। अब उसके बाद उस किताब से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से वो बताने वाले हैं। 250 पन्नों की किताब है। सबसे पहले मैं चाहूँगा वो दिखाएं कैसे इन्होंने ये किताब पढ़ी थी। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है? ये JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब का टाइटल है। JFK माने जॉन एफ कैनेडी, उनकी किताब, उन पर ये किताब लिखी गई है। ब्रूस रिडेल ने इसको लिखा है, हार्पर कॉलिंस से छपी है। 248 पन्ने की पूरी किताब है। ये आपने किंडल पर मैंने खरीदी, लगभग 350 रुपये के आसपास की ये किताब है। तो अब इस किताब के भीतर क्या है, सिर्फ इतना भर नहीं है जो सोशल मीडिया पर कल तैर गया था। इससे पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी पहले वो रेफरेंस भी आप भी बता। अच्छा, देखिए, PM ने कल जो कहा वो पूरा बयान मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा, यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी ना बोलें तब तक मैच्योर नहीं लगेंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सच में सब्जेक्ट में रुचि है और उसे समझना है, आगे जाकर कुछ करना है, मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि एक किताब ज़रूर पढ़ें। तब तक कहाँ क्या बोलना है ये बात आपको समझ आ जाएगी। JFK की फॉरगॉटन क्राइसिस किताब है। इसे प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखा, अहम घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें पहले PM नेहरू और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच की चर्चाओं का जिक्र है। जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा था तब विदेश नीति के नाम पर जो खेल हो रहा था, जरा एक किताब पढ़िए। ये उन्होंने किताब रिकमेंड की है। तब से इस किताब की चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पर। जी, अब इस किताब का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, इससे पहले 2 चीज़ें मैं समझनी होंगी। ये किताब 60s का जो डिकेड है उस पर बेस्ड है, यानी कि 60 के दशक में, और टू बी स्पेसिफिक अक्टूबर 1962। अक्टूबर 1962 में हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था 1945 के बाद से, और उसके बाद से कोल्ड वॉर चला था। कोल्ड वॉर मतलब नहीं कि बर्फ उठा के मार रहे थे एक दूसरे को। कोल्ड वॉर माने ये कि 2 ध्रुव थे, बेसिकली पावर सेंटर्स थे। एक था सोवियत यूनियन, जो बाद में जब डिसइंटीग्रेट होता है 1991 के बाद तो रशिया बन जाता है, अलग अलग गणराज्य बनते हैं, और एक था अमेरिका। अब ये 2 बड़े सुपर पावर थे। अब इन 2 बड़े सुपर पावर के बीच में डायरेक्ट युद्ध होगा तो बहुत लोग पिसेंगे, तो इसलिए कोल्ड वॉर चलता था कि हम करेंगे, मतलब एक बेसिकली शांति और बहुत ठंडा शीत युद्ध टाइप का, है ना, कि रियल वॉर नहीं हो रहा है लेकिन सबको पता है कि कोल्ड वाइब्स हैं, है ना। अब क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि 1962 के अक्टूबर महीने में एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को 1.5 मिनट में से समझिए कि क्यूबा एक जगह थी जो अमेरिका से बहुत पास लगती थी। वहाँ सोवियत यूनियन की जो प्रीमियर थी निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने वहाँ पर मिसाइल तैनात करवा दी, और वो मिसाइल की दूरियाँ सिर्फ इतनी थी कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक वहाँ से हो सकता था। अब ऐसे में ब्रूस रिडेल आते हैं। ब्रूस रिडेल जो है उसको ऐसे समझिए कि वो CIA में 30 साल तक काम कर चुके हैं। CIA माने भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो जी, ब्रूस रिडेल जो इस किताब के लेखक हैं वो CIA में 30 साल काम कर चुके हैं। CIA माने जैसे भारत में रॉ है, IB है, उस तरह से अमेरिका में CIA है। इसके अलावा वो 4 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। ओबामा ने भी उनको कुछ जिम्मेदारियां दी थी, नाटो वगैरह में खूब काम कर चुके हैं। तो ये एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर है, जैसे कि PM ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने एक किताब लिखी है कि सिर्फ जॉन एफ कैनेडी के पास एक ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कोल्ड वॉर क्राइसिस जो एक रियल युद्ध में बदलता जा रहा था और ऐसी स्थिति हो गई थी कि परमाणु युद्ध होने जा रहा था, उसको रोकने में उनका पूरा ध्यान रहा, ऐसा नहीं है। उनके एक संकट ये भी था कि भारत और चीन के बीच में जो अक्टूबर 1962 में, महीना याद रखिए, अक्टूबर 1962 में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, जहां पर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ गई थी। उसी वक्त अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच में साइनो इंडिया वॉर हुआ था, जब माओ जोर ने किया। अब उसके बाद इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, इतना भरी मेंशन नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया पर तैर गया कि अब जॉन एफ कैनेडी ने ये तक कहा ब्रूस रिडेल के बकौल की ऐसा लग रहा था कि नेहरू को मेरी पत्नी से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था जैकी से बजाय मेरे, है ना। या इतना भरा आया कि जो माउंटबेटन की जो पत्नी थी, माउंटबेटन जो भारत का पार्टीशन का जो प्लान उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रिटिश की तरफ से भेजे गए थे, है ना, उनकी पत्नी जहाँ रहती थी, लेडी माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन, उनके निवास पर रहने के लिए नेहरू ने कहा कि जैकी आकर के यहाँ रुकें, जबकि उनके लिए बाकायदा विला बुक कराया गया था। लेकिन नेहरू ने ये फोर्स किया कि सब नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर जो आवास है वहाँ कर रहे हैं। मूल बात इस किताब का जो एक तर्क है, अगर मैंने कल 250 पन्नों में जो अपने नोट्स बनाते हुए समझ पाया विकास, वो ये है कि कैसे 2 देशों के बीच में जो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आई थी वो आप सीज नहीं कर पाए। सीज कैसे कर पाए? देखिए, जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का इंटरेस्ट था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं वो वहीं पर ही खत्म हो जाए, और उसके बीच में वो एक थर्ड पार्टी बनना चाहते थे। इंडिया का हमेशा स्टैंड रहा है कि हम कोई तीसरी पार्टी को नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मसले भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएं।
अब जब ये नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि चाइना के अगेंस्ट हम इंडिया को एक प्रॉक्सी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर बाकायदा यहाँ तक जॉन एफ कैनेडी इतने इंटरेस्टेड थे कि वो भारत को $500 मिलियन की, अगर उस हिसाब से मुद्रास्फीति देखें तो बहुत बड़ी रकम होता है, $500 मिलियन की वो हथियार समझौतों पर डील करने के लिए भी राजी थे। लेकिन 1963 में उनकी मौत हो गई, मतलब बेसिकली वो कार एक्सीडेंट से असैसिनेशन हो गया था। 4 राष्ट्रपति अमेरिका ने अब तक हुए हैं जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, और मई 1964 में नेहरू जी की भी डेथ हो गई। उसके बाद से जब लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर आते हैं, देश की कमान संभालते हैं, और वहाँ पर लिंडन जॉनसन आते हैं, तो लिंडन जॉनसन और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में संबंध उस तरह बेहतर नहीं हो पाते हैं। इसलिए भारत का आप देखेंगे झुकाव जो है सोवियत यूनियन की तरफ होता है, और बाद आज तक रशिया हमारा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर में से एक देश है, बहुत प्रोमिनेंट देश है। तो ये हुआ। दूसरा ये था कि जो भारत और चीन के बीच में से ब्रूस रिडेल का दावा है कि भारत और चीन के बीच में ये तक तय हो गया था कि आप जो झिंजियांग प्रांत है पश्चिम की तरफ से, उसकी रखवाली आप करिए, और पूर्वी जो क्षेत्र है उसकी रखवाली हिंदुस्तान करेगा। और अगर लॉजिकली देखें तो भारत की चीन से तो कोई सीमा अड़ती नहीं है, भारत की सीमा लगती है तिब्बत से लगती है, और बाद में तिब्बत पर किस तरह से आधिपत्य हुआ, कौन उसको वैलिडेट कर पाया, वो एक अलग इतिहास का विषय। ठीक, इसमें चौथा तर्क है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो यहाँ पर अमेरिका के एम्बेसडर थे, अगर मुझे उनका नाम ठीक एकदम हो करेक्ट में, जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ। तो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की बात मानने से मना कर दिया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि कोई विदेशी देश में आपका दूतावास का जो हेड है, बात ये थी कि वहाँ पर जॉन एफ कैनेडी उनके चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने लगातार तार भेजे, खूब सारी चिट्ठियाँ भेजी कि बताइए मुझे क्या स्टैंड लेना है, यहाँ तो 2 कंट्री वॉर में, जिस कंट्री एक में से एक में मैं दूतावास पर भी हूँ, तो कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उन्होंने एक्शन लिया। उनको ये कहा गया कि भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है उसको आप बिल्कुल उसको तटस्थ रहिए, उस पर कोई राय मत दीजिए। लेकिन उन्होंने बाकायदा स्टैंड लिया, और उसके बाद से जिस तरह से अदावत हुई और वहाँ पर फिर उनको बुलाया गया, उनसे हाजिर जवाबी मांगी गई, लेकिन फिर उन्होंने जो स्टैंड लिया तो भारत एक तरीके से अमेरिका के उस वक्त बहुत नज़दीक भी रहा था। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानना समझना कि 1962 के युद्ध में जो अमेरिका भारत की मदद के लिए लगभग तैयार था, और हमने देखा कि $500 मिलियन की डील साइन होने वाली थी, वही अमेरिका 1971 का युद्ध आते आते जब भारत पाकिस्तान युद्ध में है तो भारत के विरोध में है, लगभग एक तरीके से हमारा क्लियरली साथ नहीं दे रहा है। फिर रशिया ने जिस तरह से हमारी मदद की, इंदिरा गांधी ने जो कुछ कहा, वो एक अलग कहानी है। तो इस किताब में ये तो है ही जो एनेक्डोट्स हैं कि कैसे नेहरू और कैनेडी, भारत और अमेरिका इस डील को, पैक्ट को साइन नहीं कर पाए जो भारत के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता था। और याद कीजिए वो दौर है जब भारत नैम बना रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ना हम इधर के ब्लॉक में जाएंगे ना हम दूसरे वाले ब्लॉक में जाएंगे, तो हम अपनी तरह से नकोरमा, ट्यूटो, घाना, तमाम तरह के देशों को साथ में ले रहे थे। तो ये एक सीज्ड अपॉर्चुनिटी जो हमारी हो सकती थी, उसको खोने की पूरी कहानी है ब्रूस रिडेल ने लिखी है। और ब्रूस रिडेल का अकाउंट अभी भी वो हैं जीवित, और एक थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं अमेरिका के। तो ये इस किताब की पूरी एक कहानी है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो कहने का आशय रहा होगा तो वो इसमें नेहरू की कुछ गलतियों की तरफ आग्रह करना चाहते होंगे, जिस तरह विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये इस पूरी किताब को हमने पढ़कर कुछ समझा, तो ये मूल आर्गूमेंट है। इस किताब को आप किंडल या कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। 2 चीज़ें इस किताब को आपको पढ़ के समझ में आती हैं। एक ये कि 1962 के वॉर के वक्त भारत ने कई देशों की तरफ अपना रुख किया था, उसमें अमेरिका की तरफ भी रुख था। और दूसरा आपको ये समझ में आता है कि कैसे जब 2 देश आपस में नहीं कर पाते हैं तो दूतावासों के तहत चिट्ठियाँ पत्रियाँ होती हैं, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था उनके दूतावास के जो एम्बेसडर थे उनको। चलिए, तो ये वो किताब जिसकी खूब चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेशन भी दिया कि राहुल गांधी को ये किताब पढ़ना चाहिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। तो इस किताब में जॉन एफ कैनेडी के फॉरगॉटन क्राइसिस पर का जिक्र है इसमें, और जिस राइटर ने लिखी है, जैसा कि दीपक ने बताया, वो अभी भी एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं, और तमाम चीज़ें इसमें बयां की गई है। करीब 250 पन्नों की ये किताब है, किंडल पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। किताब पढ़िए, फिर खुद तय करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सजेस्ट की है राहुल गांधी को किताब पढ़ने के लिए फॉरेन पॉलिसी पर, उसके क्या मायने हैं। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ थे दीपक, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।